देखने में बोलने में लगेगा कि मैंने जोमेटो की कॉपी बना दी, बट एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बनाया था। अच्छा। तो वो कोई अगर मैं स्टूडेंट को बताता था ना, उसको लगता था बहुत ही कुछ अच्छा बनाया है, पर इंटरव्यूअर बेइज्जती मार देता था क्योंकि उसको पता है कि तुमने अंदर से कुछ नहीं किया। यूनिक प्रोजेक्ट की ना दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी ना सोचने का तरीका वो हमें पता लिमिटेड है लोगों का। तो यार अभी से अपना माइंड सेट बना लो कि जब भी मैं कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूँ तो उसके अगल बगल का ना तुम अगर कॉस्टिंग तुमने कैलकुलेट कर ली, सोचो तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम मुझसे यही डिस्कशन कर रहे हो कि भैया मैंने ये बनाया, ऐसा इंप्लीमेंट करा और इससे हम ऐसे करके कॉस्ट बचा रहे हैं, तुम्हारा माइंडसेट ही अलग हो गया, तुम अलग ही गेम पे चले गए फिर वहाँ। तुम वहाँ कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। तो हाँ जी गुरुजी, आज किस बारे में करें चर्चाएं हम? यार मुझे लगता है आज ना हमें बात करनी चाहिए कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ड करते थे अपने एंड पे और कैसे वो इवॉल्व हुए थ्रू आउट द टाइम्स, और सिस्टम डिज़ाइन ने क्या रोल प्ले किया हमारे प्रोजेक्ट्स के बिल्डिंग में। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन मुझे लगता है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर अगर आज के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है किसी को, या किसी को कुछ सीखना है, इंटरव्यू ओरिएंटेड भी कुछ सीखना है, या कंपनीज में काम करना है, तो सिस्टम डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मुझे पता क्या लगता है, अभी बच्चे पूछते रहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं प्रोजेक्ट क्या बनाऊं, ऐसा मैं क्या यूनिक बना दूं कि मेरा प्रोजेक्ट हायर हो जाए। देखो यूनिक बनाने का आपको कुछ नहीं सोचना, जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है ना उनको बनाओ एग्जैक्टली। उसमें ना थोड़ा सा किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, उसमें सिस्टम डिजाइन इंट्रोड्यूस कर दो। बिल्कुल, सिर्फ एक चीज को पकड़ना है, आपको मल्टीपल सारी चीजें हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। आपका प्रोजेक्ट वैसे ही क्या बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, यूनिक बन जाएगा। क्योंकि देखो अभी तक ना क्या हो रहा है कि बच्चे ना आज भी उसी टोन में चल रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया, फ्रंट एंड बैक एंड। लोगों के माइंड में प्रोजेक्ट से मतलब आता है वेब डेवलपमेंट। एक फ्रंट एंड बैक एंड बिल्ड किया, ना तो वो स्केलेबल है, ना तो वो उन्होंने कोई इसमें कोई लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस किया होगा, ना तो कोई इसमें उनको पता होगा सर्वर कैसे स्केल होता है। बस सिंपल एपीआई कॉल्स है, देखा जाए तो CRUD ऑपरेशंस है। अब उसमें वो कुछ भी करते रहते हैं। नेटफ्लिक्स बना दिया तो क्या किया कि मूवीज को ला करके लिस्ट कर दिया, अपने वेबसाइट पे दिखा दिया। तो मुझे लगता है वो जमाना चला गया जब आप एक सिंपल वेब डेव प्रोजेक्ट बनाते हो। ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट हो जाएगा अगर कोई बंदा सीधा लोड बैलेंसर ही बना दे एज अ प्रोजेक्ट। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट हो जाएगा। याद है हम बाकी मल्टीपल चीजें सोचने की जरूरत है, इतना यूनिक हम इस पे प्रोजेक्ट डिस्कस भी तो कर रहे थे कि सबको लगता है कुछ दिखना चाहिए, फ्रंट एंड पे कुछ होना चाहिए। यार तुम देखो गिट है, तुम्हारा लोड बैलेंसर है, तुम्हारे कोई भी एनवीएम कमांड्स देख लो यार, नॉर्मल बेसिक, वो खुद में कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं ना अभी उसको सुन रहा था जिसने लिनक्स बनाई है, तुमने सुना होगा, उसके बहुत अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। वो खुद ये बात बोलता है कि जो गिट है ना वो उसका एक साइड प्रोजेक्ट था। और उसने क्यों बनाया था? क्योंकि उसको अपने मेन प्रोजेक्ट को हैंडल करना था बस, कि मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उसको मर्ज कैसे करना है, तो उसने एक प्रोजेक्ट बना दिया इसके लिए। और आज सब कोई गिट यूज करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट गिट जैसा ही कुछ बना दे जिसमें वो कोड की वर्जनिंग को भी स्टोर कर सकता है, तो ये खुद में कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। पर कोई इस ओरिएंटेड सोचता ही नहीं है। सबके माइंड में आता है एक अच्छा फ्रंट एंड जिसमें अच्छा सा उन्होंने यूआई यूज किया होगा, बैक एंड का एक सर्वर जिसपे वो डेटाबेस से लिंक कर देंगे, और यही सब। और एक प्रोजेक्ट में और सोचा था, जिनको यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए, खुद का एक वीडियो प्लेटफॉर्म बना दो जहाँ पे तुम यूजर को वीडियो अपलोड करा सकते हो। हाँ, जैसे अभी हम टिलो वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो मैक्सिमम तुम करते होगे। अब तुम उसमें तुम्हें सीखने को कितना कुछ मिलेगा भाई, कि तुमने एक पूरा वेबसाइट बना दो जहाँ से लोग तुम्हारी एपीआई की खरीद सकते हैं और वहाँ से वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसा आपका टिलो काम करता है। इतना यूनिक प्रोजेक्ट है कि आप अपने एंड में आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपने ही सर्वर को बना रहे हो, एक ऐसा सर्वर कि जहाँ पे आपकी वीडियोस अपलोड हो सकती हैं। वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन अगर आप एक प्रोजेक्ट उठा लो कि भैया मैं खुद का डेटाबेस बनाता हूँ, चलो अभी ये छोड़ दो रेडिस वगैरह, मोंगोडीबी का कॉपी ले लो कि कोई मेरे को डेटा भेज रहा है, उसको मैं स्टोर कराऊंगा अपने सिस्टम में। आपको मोंगोडीबी यूज नहीं करना, खुद के एंड पे मैं उसको कैसे स्टोर कराऊंगा, आप अपने एल्गोरिथम लिख दो। एक इतना यूनिक प्रोजेक्ट है। यूनिक प्रोजेक्ट की ना दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी ना सोचने का तरीका वो हमें पता लिमिटेड है लोगों का, पता नहीं चल पाता वो वाला। या फिर अपना काफका इंप्लीमेंट कर दो, कुछ भी इंप्लीमेंट कर दो। और इन प्रोजेक्ट की अच्छी बात ये है कि आप इसको इजीली मोनेटाइज कर सकते हो, आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। दूसरा, जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो ना आपने ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं कि यार अच्छा तुमने क्यों सोचा कि मोंगोडीबी एग्जिस्ट करता है, खुद का डीबी बनाना है। तो तुम कोई एक फैक्टर उठा सकते हो कि भाई मुझे बहुत हाई थ्रूपुट चाहिए था, मोंगो से भी ज्यादा हाई थ्रूपुट चाहिए था, ये बढ़िया। तो इसलिए मैंने बना दिया। तो आपके पास एक अच्छा रीजन आ जाता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है, और आपको शोकेस करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, मुझे लगता है। अब वहाँ पे शायद हमारे उसमें बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा वाला बिल्कुल मस्त प्रोजेक्ट होगा, बेस्ट होगा। वहाँ पे ट्रेड ऑफ वगैरह आएंगे कि शायद किसी चीज में मोंगोडीबी अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारा जो स्पेसिफिक यूज केस है उसमें तुम्हारा अच्छा है ना। आपको वो एक स्पेसिफिक यूज केस फाइंड करना है जिसमें आपका कोड, आपका प्रोजेक्ट ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है थर्ड पार्टी वेंडर से जो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यार थोड़ा इनको लेके चलते हैं सबको जर्नी की ओर। तो यार पहली बार जब प्रोजेक्ट बनाया था तो क्या बनाया था, कैसे बनाया था, मैंने करा क्या था? यार पहला मेरा प्रोजेक्ट ना बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था। अगर मैं उसको वेब डेव की बात करूं तो मेरे को स्प्रिंग बूट में सीख रहा था, तो मुझे था उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को दिखा कि जोमेटो का एक कॉपी बनाते हैं, तो उसका मैंने नाम रखा टोमेटो। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेम जोमेटो की तरह एक एपीआई बनाई कि यार आप रेस्टोरेंट देख सकते हो, उस रेस्टोरेंट के अंदर फूड आइटम्स देख सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, कार्ट में डाल सकते हो, वगैरह वगैरह।
बहुत सिंपल था। देखने में बोलने में लगेगा कि मैंने जोमेटो की कॉपी बना दी, बट एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बनाया था। बहुत ही सिंपल CRUD ऑपरेशन से रेस्टोरेंट लिस्ट करने के सिंपल मैंने रिएक्ट यूज़ किया था फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे मैंने अपना स्प्रिंग बूट यूज़ किया था। बहुत सिंपल API कॉल्स थी। अच्छा। तो वो कोई अगर मैं स्टूडेंट को बताता था ना, उसको लगता था बहुत ही कुछ अच्छा बनाया है, पर इंटरव्यूअर बेइज्जती मार देता था, क्योंकि उसको पता है कि तुमने अंदर से कुछ नहीं किया। ये सब आजकल तो खासकर, हमारे टाइम पे तो फिर भी ChatGPT नहीं था। आजकल के टाइम पे तो अगर तुम एक बेसिक CRUD ऑपरेशंस लिख रहे हो ना, तो वो तो प्रोजेक्ट माना भी नहीं जाता। वो तो ऐसा माना जाता है कि ये तो तुम इजीली कोड पेयर करा के AI से लिखवा लोगे, तुमने क्या किया। तो मुझे लगता है हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट तो बहुत ही बेसिक थे। तेरा कौन सा प्रोजेक्ट था फर्स्ट? मेरे तो यार बहुत ही बेसिक था, मुझे तो याद भी नहीं यार। शायद एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं वीडियो को कॉपी पेस्ट कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, वो लेके आया था, किसी वीडियो चुरा के लेके आया था, और वो कोर्स था ऐसी 30-35 घंटे का कोर्स था, और सीधा वो कुछ प्रोजेक्ट ही बना रहे थे वो। ठीक है, मैं लाइन कॉपी किए जा रहा, जो भी वो कह रहा, क्लास में पढ़ने तो चलना था नहीं। वही मैं आंख बंद करके कर रहा था। फिर मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था कोड विद हरी का। उसने कुछ व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनवाई थी 1 घंटे में। अच्छा। उसका भी मैंने लाइन बाय लाइन कॉपी मारा, बन गई वही अपनी चैट एप्लीकेशन, कोड विद मी। तो वो मतलब काफी बेसिक से प्रोजेक्ट थे, उसमें कुछ पता भी नहीं चलता। चलो मैं तो ये भी कहता हूँ, चलो बेसिक प्रोजेक्ट बना दो एक। अगर हाँ लर्निंग ही करनी है तो स्टार्ट तो करो, कहीं से तो करो। मैं तो कह रहा हूँ चलो टू डू ही बना दो, टिक टैक टो बना दो, लेकिन अगर तुमने उसको स्केलेबल बना दिया, सबसे बड़ी बात कि हाँ, अभी तक हमने प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे ही सोचा है कि मैं अपने ऐप से लोकल से हिट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको डिप्लॉय भी कर लिया तो कितने 10, 20, 50 यूजर चला लेंगे। पर मैं कभी स्केलेबिलिटी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं कभी ये सोच ही नहीं पा रहा कि यार अगर मेरे डेटाबेस पे बहुत हाई राइट्स ऑपरेशन हुए तो क्या होगा। मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि राइट ऑपरेशन इतने होंगे ही नहीं। अब आधे बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा राइट का मतलब है क्या। देखो दोस्तों, पहले हम तुम्हें समझाते हैं दिक्कत क्या आती है। मान लो तुम्हारे पास तुमने एक टू डू एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, टू डू ऐप बोल दो, या फिर चलो टिक टैक टो बोल देते हैं, सिंपल टिक टैक टो। तुमने टिक टैक टो बनाया है, उसको तुमने होस्ट कर दिया किसी सर्वर पे। सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर सिर्फ तुम्हारा एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर है जिस पे प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। हाँ, वो एक सर्वर है जहाँ पे कंप्यूटर रन हो रहा है, ठीक है, जो आपका कोड है रन हो रहा है। अब मान लो 100 लोग आए एक साथ, वो बोल रहे हैं भैया मुझे इसका कोड दो। किसका? जो आपने क्रिएट करा है टिक टैक टो। तो आप उसको अपना कोड दोगे। कोड क्यों देना है उनको? तभी तो आप उसको डिस्प्ले करा पाओगे। जो भी आपकी HTML फाइल होंगी, CSS फाइल होंगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी, वो ब्राउजर में तभी तो दिखेंगी। जब आप उसको 3 फाइल दोगे तभी उसके ब्राउजर में वो सारी फाइल दिखेंगी। हाँ, तब वो डिस्प्ले होगा। अब सोचो 100 लोग आपसे एक साथ वो चीज़ मांग रहे हैं, इससे क्या होगा? आपकी स्पीड घट जाएगी। आप खुद देखो ना, जब मैं हमारा कंप्यूटर होता है, जब मैं कोई फाइल ट्रांसफर करता हूँ किसी भी चीज़ का, इवन जब तुम वीडियो अपलोड भी करते हो, तुम 4-5 अपलोड एक साथ लगा दो, तुम देखोगे हर अपलोड की स्पीड घट जाएगी। Exactly. इवन अगर तुम डेटा भी ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, और तुमने 4-5 लोगों को एक साथ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? स्पीड घट जाएगी, क्योंकि तुम 5 लोगों को एक साथ हैंडल कर रहे हो। ये बेसिक सा कॉमन सेंस है। तो ऐसे ही अगर 100 लोग एक साथ आते हैं और 100 लोग कह रहे हैं कि भैया मुझे ये कोड दो, 100 लोग बोल रहे हैं, तो तुम 100 के 100 को एक साथ तो दे नहीं पाओगे, तुम्हारी प्रोसेस धीरे हो जाएगी, है ना। तो ये होता है कि भैया अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि इन लोगों को मैं 100 लोगों को भी मैं एफिशिएंटली हैंडल कर पाऊँ, किसी को डिले महसूस ना हो। जब 100 लोग एक साथ मांगेंगे, आपकी स्पीड घटेगी। अगर आप एक करके दोगे तो भैया जो 100वां नंबर पे उसको टाइम लग जाएगा मिलने में, और आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अगर आपको 1 सेकंड भी लग रहा है एक आदमी को देने पे, तो जो 100वां नंबर पे इंसान है उसको कितना वेट करना पड़ रहा है? 1.5 मिनट से भी ज्यादा, है ना। और ये जो कंप्यूटर जो हम सर्वर कह रहे हैं ना, इनमें भी आपका वही होता है, या तो CPU होगा, CPU तो हो गई सॉरी आपके प्रोसेसर होंगे, आपकी रैम होगी, आपकी स्टोरेज होगी, सब वही है। बिल्कुल वही सिस्टम मानो, इसको कुछ अलग मत मानो। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि आप क्या करोगे इसमें, जब आपके उसमें 100 लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या आंसर होना चाहिए? अगर हम कोई बेसिक भी बोले, क्या आंसर देगा कोई कि कैसे उसको हैंडल किया जाएगा? हाँ, देखो सिंपल सा आप ऐसे सोचोगे, अगर मैं सीक्वेंशियल काम करूंगा, पहले एक को दूंगा फिर दूसरे को दूंगा, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जो हमने बोला कि पहले को दिया 1 सेकंड लगा, दूसरे को दिया 2 सेकंड लगा, तो 1.5 मिनट से भी ज्यादा लग गया आखिरी यूजर तक हमें जाने के लिए। तो हम ये प्रॉब्लम क्यों हो पा रही है हमारे साथ? क्योंकि हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, हर बार उस पर रिक्वेस्ट जाती है, वही रिस्पॉन्स भेज रहा है। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन सेंस आता है कि यार अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर होते, 50 रिक्वेस्ट ये भेजता, 50 रिक्वेस्ट, टाइम तो आधा हो गया। ऐसे अगर 4 होते तो 25-25 भेजता, टाइम 1/4 हो गया। समझ रहे हो? तो हमने यहाँ से कॉमन सेंस उठाया और हमने कहा कि हमारा जो सर्वर है, जो हमारा कंप्यूटर है, इसको अगर हम अलग अलग बना दे, तो मतलब 4 सर्वर इकट्ठे कर दें, आधी रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, मतलब 1/4 यहाँ जाएगी, 1/4 यहाँ जाएगी, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, तो आपका रिक्वेस्ट 1/4 हो गई ना, आपका जो टाइम है 1/4 हो गया। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया स्केलिंग का। अच्छा। कि हम अपने सर्वर को हॉरिजॉन्टली स्केल कैसे कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है? बिल्कुल पीछे से जाए, मतलब मजा आएगा एकदम। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। पहले इस वाली प्रॉब्लम स्टूडेंट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पीछे चलते हैं। चलो। तो एक तो आदित्य ने सॉल्यूशन दे दिया कि भैया 4 कंप्यूटर लगा दो,
जैसे नॉर्मल लोग हैं 25 लोग ये हैंडल करेगा, 25 से करेगा, 25 से करेगा, 25 से करेगा, एक सेकंड लेगा, अब लास्ट वाले को 25 सेकंड वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है कि मेरे पास जो कंप्यूटर है, तुमने खुद देखा होगा, जब हमारे कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन बढ़ जाते हैं तो फास्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। मान लो पहले 1 सेकंड में आंसर दे रहा था, अब वो मान लो आपको उससे कम 0.25 सेकंड में, अगर तुम उसमें रैम बढ़ा दो, उसमें तुम स्टोरेज बढ़ा दो, तो वो और जल्दी रिप्लाई करेगा। पर इसकी भी वर्टिकल जो स्केलिंग है उसकी भी लिमिटेशन है, कितना ही बड़ा कंप्यूटर बना दोगे, कितनी ज्यादा रैम लेके आ जाओगे, कितना ही क्या कर लोगे तुम, इनफिनाइट तक तो स्केल नहीं कर पाओगे। हाँ। तो ये थी प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं बिहाइंड द स्टोरी, जिसको जानने में भैया मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, और ऐसे ही हम सीखते जाएंगे। आपने आज 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कि जब मैं ऐसे करके बढ़ रहा हूँ, और एक वर्टिकल स्केलिंग जब आप सेम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हाँ, हम अभी इनके डेप्थ में जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इसको एकदम कहानी की तरह समझते हैं ना। हाँ। जब इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है, मतलब प्रोग्राम एक क्या होता था, आपके कंप्यूटर में रन होने वाला एक कोड, सिंपल। तो आज भी अगर आप जैसे C++ में भी एक सिंपल कोड लिख देते हो, वो आपके कंप्यूटर में रन होता है, और सिर्फ आपके कंप्यूटर में रन होता है, कोई वो होस्ट नहीं हो रखा, किसी भी सर्वर पे डिप्लॉयड नहीं है वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल फास्ट चलता है, बढ़िया। आप बात करते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, है ना, कि भाई ऑर्डर ऑफ n है, log n है, वो कब बात कर पाते हो आप, जब वो आपके सिस्टम के अंदर रन होता है, बस उतना ही। पर फिर ना दिक्कत ये आई कि जब इंटरनेट का जमाना आने लग गया ना, तो हमें लगा कि यार नहीं, हम इस प्रोग्राम को सबको दे सकते हैं। सबको मतलब जो भी हमारे यूजर्स घर बैठे हैं ना, वो भी इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? अगर हम इंटरनेट का यूज करके एक वेबसाइट बनाए। अब वेबसाइट का मतलब क्या था? वेबसाइट, वेब पे होस्ट होने वाली एक साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूं, अगर यूजर को के ब्राउजर पे, जो जिनको हम क्लाइंट कहते हैं, जैसे अगर आप गूगल क्रोम यूज करते होगे, फायरफॉक्स यूज करते होगे, कुछ भी, आपके ब्राउजर पे मैं एक छोटी सी आपको एक फ्रंट एंड दिखा दूं, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो रिक्वेस्ट मेरे को भेजेगा। मेरे को भेज कैसे पाएगा? क्योंकि इंटरनेट बन गया है। अब ओवर द इंटरनेट मतलब क्योंकि हवा के थ्रू कम्युनिकेशन करके उसकी रिक्वेस्ट, उसके पैकेट्स मेरे तक आ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा कि तू कुछ मत कर, तू एक बटन क्लिक कर और ये रिक्वेस्ट आएगी मेरे पे। मतलब डेटा ट्रांसफर ही है, डेटा ट्रांसफर है। जैसे तुम करते हो कि अगर मेरे फोन में कोई मूवी पड़ी हुई है, मेरे 10 दोस्त आ गए, 10 दोस्त को दे दी, तो मैं हम पहले शेयर चैट किया, कुछ ऐसा करते, शेयर इट इस्तेमाल करते थे। उससे पहले ब्लूटूथ यूज करते थे, ब्लूटूथ के मल्टीपल लोगों को करना है शेयर। उनकी अपनी रेंज थी, इंटरनेट की रेंज पूरे दुनिया में है। तो अगर मान लो मैंने सोचा कि यार तू मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ तू भी ये प्रोग्राम यूज करे, तो मैंने कहा एक काम कर, मेरे पे ना रिक्वेस्ट भेज। अब उस रिक्वेस्ट के कुछ रूल्स हैं। अब HTTP आपने सुना होगा, HTTPS सब आ गया है, वगैरह वगैरह, वो सब पे नहीं जाते, पर आप सिंपल समझो, इसको मेरे पे रिक्वेस्ट भेजनी है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो उस रिक्वेस्ट को लेगा, उस प्रोग्राम को रन करके इसको आउटपुट दे देगा, वो भी ओवर द इंटरनेट जाएगा, तो आपका प्रोग्राम चल गया। आपने कोड मांगा और उसने उसको कोड दे दिया। ऐसे 1000 लोग एक साथ इसको हमने बोल दिया वेबसाइट है, ये इसको वेबसाइट है। अब वेबसाइट तो बन गई, अब इसको सिर्फ रोहित अकेला थोड़ी यूज कर सकता है, कोई भी यूज करेगा। 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, यार मेरा कंप्यूटर की जो रैम थी वो तो लिमिटेड थी। मान लो मैं चला रहा था 8 GB रैम पे, उस टाइम तो 8 भी नहीं होती थी, उस टाइम KB होती थी, ठीक है। पर आप चलो अभी का हिसाब से मान लो आप बहुत कम रैम में से चला रहे थे। पर फिर मुझे लगा क्या करूं यार, क्या करूं, इतने सारे यूजर्स आ रहे हैं, मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया, और मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया मतलब आपके टाइम तक रिक्वेस्ट स्लो जाएगी, यानी कि आपको लगेगा वेबसाइट स्लो है, सिंपल। तो मैंने बढ़िया नहीं है ये, मतलब मजा नहीं आया। बढ़िया नहीं है। तो मैं बस एक काम कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, नया रैम खरीदता हूँ महंगी वाली, और अपने कंप्यूटर में डाल देता हूँ, काम आसान हो गया। मैंने ये कर दिया। मैंने जैसे मान लो अगर पहले 4 GB रैम थी, मैंने उसको 8 GB कर दिया। अब मैं डबल यूजर हैंडल कर सकता हूँ इसी स्पीड से, ठीक है। अब यूजर डबल हो गए, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं रैम और बढ़ा देता हूँ, रैम के अलावा मैं हार्ड डिस्क बढ़ा देता हूँ, अपना प्रोसेसर अच्छा कर लेता हूँ। पहले मेरे पास लेट से कम पावर का प्रोसेसर था, अब मैंने ज्यादा पावर का रख दिया। तो मैं ये करता रह सकता हूँ, लेकिन इसकी एक लिमिट है, जो अभी हमने बात किया कि तुम इनफिनाइटली अपने एक कंप्यूटर को स्केल नहीं कर सकते। जैसे मान लो पहले जमाने में होता था ना, सबसे पहले वाई सिटी आई थी, जब हमारे कंप्यूटर में चल जाती थी, फिर सैन एंड्रियास आई, नहीं चली, स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई? क्योंकि हमारा प्रोसेसर इतना स्लो था उस टाइम पे, उतना हैंडल नहीं कर पाया उसको। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, महंगी रैम खरीद लेते हैं, प्रोसेसर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अब ये गेम भी चल जाएगी। फिर उससे महंगी गेम आएगी, वो नहीं चल पाएगी। तो आप कब तक स्केल करते रहोगे? कोई लिमिट होगी। आप अनलिमिटेड रैम और अनलिमिटेड स्टोरेज तो नहीं डाल सकते अपने कंप्यूटर में। यहाँ से ये जो अभी तक हम स्केल कर रहे थे ना, ये वर्टिकली स्केल कर रहे थे। वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, एक ही कंप्यूटर है, उसमें रैम डाले जा रहे हैं, तो हाइपोथेटिकली ऐसा लग रहा है ना, वर्टिकली अपने कंप्यूटर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। सिंगल पॉइंट, मान लो तुम्हारे घर पे लाइट ही चली गई, क्या कर लोगे, तुम्हारी बैटरी खराब हो गई, क्या कर लोगे इतनी सारी रैम का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, एक तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो रोहित ने बोला, दूसरा ये कि आप इनफिनाइटली स्केल नहीं कर सकते अपने एक सिस्टम को। यहाँ से कंसेप्ट आया
कि अगर मैं एक सर्वर की जगह 2 सर्वर रख लूँ तो कंप्यूटर की बात दो हो रही है। कंप्यूटर, सिंपल सर्वर मतलब कंप्यूटर। हाँ। तो मेरे ही डेस्क पे मैंने क्या किया, 2 रख लिए, हाँ। ठीक है। और मैंने सोचा कि अब अगर 100 यूजर रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, 50 इस पे आएगी, 50 इस पे आएगी। कैसे आएगी? एक टर्म यूज करता हूं मैं, लोड बैलेंसर। ये मैंने बना दिया, कुछ नहीं है लोड बैलेंसर, कुछ भी नहीं है। लोड बैलेंसर बस क्या करता है, जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे घर तक आ रही थी ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता आधा आधा। अब ये जो लोड बैलेंसर है, मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे हम्म, कि ये लोड बैलेंसर है, ये क्या है? मतलब कोई देखो, एक तो ना जब मैंने पहली बार ये टर्म सुनी थी, इनको सुन के ऐसा लगता है कि भैंगा कुछ मशीन होगी लोड बैलेंसर। बिल्कुल, हाँ। जब मैंने कंपैरेटिव सुना, मुझे कुछ है यहाँ पे, कुछ तो है ही, ठीक है। तो लोड बैलेंसर है क्या? देखो, होगा तो कोड ही। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर ही होगा, कोई कोड ही होगा। हाँ, लिखा वो हुआ। कोड कहाँ रन हो रहा है? ये 2 कंप्यूटर है मेरे, वो लोड बैलेंसर वाला कोड कहाँ रन हो रहा है? उसको आप कहीं और रन कर सकते हो, अच्छा। किसी और सिस्टम पे रन कर सकते हो जो रिक्वेस्ट भेजता है, आप इसको इसी सिस्टम पे डाल सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लोड बैलेंसर एक अलग या तो हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, जो कि आप खुद का एक अंदर प्रोग्राम होगा उसका, और उसका काम कुछ नहीं है, वो खुद से कुछ हैंडल नहीं करता। रिक्वेस्ट आती है यहाँ भेजता है, रिक्वेस्ट आती है यहाँ भेजता है, बस। तो अब आप सोचोगे यार एक बात बताओ, लोड बैलेंसर पे तो 100 रिक्वेस्ट आ रही है, वो क्यों नहीं स्लो हो रहा? क्योंकि लोड बैलेंसर कुछ कर नहीं रहा, लोड बैलेंसर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, लोड बैलेंसर आई हुई रिक्वेस्ट को रास्ता दिखा रहा है। इट्स लाइक जैसे हमने नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल आपके घर में वाईफाई नेटवर्क लगा है, तो बहुत सारे दूर दूर तक कनेक्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, राउटर्स बढ़ा दिए। तो अब हमने क्या कहा, पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन तेज हो गया। मैंने कहा तेरे पे पैकेट भेजा, तूने कहा भाई तू वहां जा, एक और पैकेट भेजा, तूने कहा तू यहाँ जा। तो लोड बैलेंसर बस यही काम कर रहा है, आपके पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखो, अगर तुम्हें इसको और बेटर वे में समझना है, देखो सर्वर का काम क्या होता है, जो तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम्हारे कंप्यूटर से जब भी तुम हार्ड डिस्क से कोई डेटा उठाते हो, टाइम लगता है आने में डेटा को, होता है ना। जब तुम कोई मूवी ट्रांसफर करते हो, टाइम लगता है उसमें ट्रांसफर होने में, उस मूवी को उठाया जाता है, फिर जाता है। तो सेम वहाँ पे होता है, जो तुम्हारे सर्वर होते हैं उसमें वो फाइल को डेटाबेस से उठा के ला रहा है, जो भी तुम्हारे वो है डेटा है उसको उठा के ला रहा है, उसके बाद दे रहा है। लेकिन जो लोड बैलेंसर उसमें कुछ काम ही नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी वो लिस्ट है जो है उसके पास, वो रैम में पड़ी हुई है, उसका काम सिर्फ एक है, बताना कि भाई तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, काम खत्म। अब जैसे लोड बैलेंसर हमने कहा, एट द एंड ऑफ द डे कोड ही तो लिखा होगा, तो उसमें कोई एल्गोरिथम लिखा होगा। बहुत सिंपल एल्गोरिथम आपको मैं बोलता हूँ, राउंड रॉबिन सुना होगा सबने। राउंड रॉबिन क्या होता है कि पहली रिक्वेस्ट यहाँ, दूसरी यहाँ, फिर तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। अगर 2 सिस्टम है तो एक 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर 4 है तो फर्स्ट 2 3 4 5th 6th 7th 8th इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बहुत सिंपल। इसमें और भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आजकल बन गए हैं, पर हम सिंपल रहते हैं। तो लोड बैलेंसर मैंने डाल दिया और मैंने 2 कंप्यूटर रख दिए, मेरा काम आसान। अब मैं 2 चीजें कर सकता हूँ, एक तो अपने दोनों कंप्यूटर को वर्टिकली स्केल कर सकता हूँ, और आधी रिक्वेस्ट इन पे वैसे भी आ रही है। तो तुम सोचो, कहाँ मैं 100 यूजर हैंडल कर रहा था, अब 50 एक हैंडल कर रहा है, और इसकी भी मैंने रैम बढ़ा दी। तो अब कम से कम मैं 300 400 500 यूजर तक तो सेफ हूँ, या 1000 2000 यूजर तक भी मैं सेफ हूँ। पर फिर यूजर बढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि यार एक बात बताओ, वर्टिकल की लिमिट थी, पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तो लिमिट नहीं है ना। मैं एक और तीसरा कंप्यूटर रख सकता हूँ, एक और चौथा कंप्यूटर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली स्केल करना शुरू कर दिया अपने सर्वर को। और अब एक और दिक्कत आ गई, यहाँ तक हमने किया सब कुछ, बड़ा मजा आया, बहुत कुछ चल रहा था। मतलब अब शायद मैं थाउजेंड्स ऑफ या फिर इवन मिलियन यूजर्स तक फॉलो कर सकता था इसमें, पर अभी भी एक चीज मिसिंग थी, वो था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब आप कहोगे भैया सर्वर तो 4 है, अब कैसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर? अरे सारे सर्वर है तो मेरे घर पे, मेरी ही बिजली से चल रहे हैं, मेरे घर की। अगर बिजली गई तो सारे सिस्टम फेल, चारों के चारों सर्वर फेल। तो यहाँ से ना धीरे धीरे से टर्म्स उठे। अब टर्म बनना शुरू हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का, कि क्या हो अगर 4 कंप्यूटर मेरे घर पे रखे हो, 4 कंप्यूटर रोहित के घर पे रखे हो, 8 कंप्यूटर टोटल। अब एक लोड बैलेंसर होगा एकदम एपीआई लेवल पे। बेसिकली वो क्या करेगा, या तो रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे घर पे, या फिर रिक्वेस्ट भेजेगा रोहित के घर पे। तो गुरुजी अब क्या दिक्कत होगी? चलो मेरा एक लोड बैलेंसर है, 4 मैंने वो भी लगा दिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर ली है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर दिक्कत तो वो है ना कि डेटाबेस तो एक ही है, वो भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में आ सकता है। क्या पता मेरा डेटाबेस फट जाए, करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो भी तो एक कंप्यूटर ही है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, सिंपल है। अब क्या करना है? तो इसको ऐसे मान लो ना कि आपके पास डेटाबेस, आप समझ ही गए होगे, सिंपल एक कंप्यूटर है, उसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हो। एक सॉफ्टवेयर है, वो भी जैसे सीक्वल एक सॉफ्टवेयर है, उस डेटा में आप क्वेरी भी कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक यूजर टेबल होगा, यूजर उसमें आते रहते होंगे, ठीक है। पहले क्योंकि मेरे पास कम यूजर थे तो मेरा डेटाबेस हैंडल कर लेता था। अब 100 200 300 रिक्वेस्ट हो रहा है, शायद मेरे 1 मिनट के अंदर आ रही है, तो मेरा डेटाबेस ना उतनी सारी रिक्वेस्ट ले नहीं पा रहा। हो सकता है मेरे सर्वर ले ले, वो तो 4 है, पर चारों सर्वर मिलके एक ही डेटाबेस को तो लोड डाल रहे हैं, तो मेरा डेटाबेस रिक्वेस्ट ले नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा यार, जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया था अपने सिस्टम पे, वही मैं डेटाबेस में यूज करूँ। तो पहले तो मैं वही करता हूँ कि अपने डेटाबेस की स्टोरेज बढ़ा दूंगा। पर स्टोरेज बढ़ाने से क्या हो जाएगा, स्टोरेज तो उसके पास है, पर दिक्कत है थ्रूपुट की। थ्रूपुट का कैसे समझाएं?
थ्रूपुट को आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ डेटाबेस पे आ रही है, दिक्कत वो है। दिक्कत ये नहीं है कि मेरे पास टीबीज में स्पेस अवेलेबल नहीं है, मेरे पास है, पर दिक्कत है एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट को मैं लिखूं कैसे। डेटाबेस कर क्या रहा है, एंट्री डालता होगा यूजर की, एक एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी। अब आप इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेज दोगे और डेटाबेस बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ करता है, हमने पढ़ा होगा बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज, बहुत कुछ होती है। तो अगर हम उसके अंदर ना भी घुसे, हम सिंपल समझ सकते हैं कि डेटाबेस में ना लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब 1000 लोग एक साथ बोल रहे भैया ये वाला डेटा डाल दे इसके अंदर, बिल्कुल, तो वो दिक्कत आएगी। और 1000 लोग बोल भी रहे भैया मुझे ये डेटा दे दे, बिल्कुल ये वाला डेटा तो दे, इसी को निकालना तो हम- आपको वहीं से पड़ेगा उस सबको। इसी तो को क्या हम कहते करोगे हैं आप? रीड और राइट। रीड मतलब डेटा लेना डेटाबेस से, राइट मतलब डेटाबेस में डेटा लिखना। तो ये बहुत ज्यादा रीड और राइट बहुत बढ़ गया था। हाँ। तो इसको ना मैंने अगेन सोचा कि मैं सर्वर की तरह हॉरिजॉन्टली स्केल कर दूं। तो हॉरिजॉन्टली स्केल कर दूं डेटाबेस को, कैसे करूंगा? अगर मान लो मेरे पास एक डेटाबेस है और उसमें यूजर का, ठीक है, उसमें यूजर की एंट्री होती रहती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक और कंप्यूटर खरीद लूंगा, उसमें भी डेटाबेस होगा, पर वो भी सेम होगा ना। तो यहाँ पे भी 1000 यूजर है, वहां पे भी मैं 1000 यूजर की लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 1000 एक भी एंट्री हुई या नहीं हुई। तो बेसिकली ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी थ्रू आउट, या फिर क्या कह सकते हो, सिंक्रोनस नहीं होंगे दोनों डेटाबेस। देखो इसको अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास डेटाबेस है, मान लो तुम 3 डेटाबेस लेके आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ। अब देखो कोई 4 सर्वर जो तुम्हारे लगे हुए हैं, वो किसी भी डेटाबेस से डेटा मांग सकते हैं, इससे भी मांग सकते हैं, इससे भी मांग सकते हैं, इससे भी मांग सकते हैं। तो इसमें एक चीज तो हमें देखनी पड़ेगी, भैया तीनों में डेटा सेम होना चाहिए। बिल्कुल, जो डेटा इसमें है वही डेटा इसमें भी, और वही डेटा इसमें भी। मान लो अगर तुम्हारे पास 100 मूवी पड़ी हुई है, तो 100 की 100 मूवी इसमें भी और इसमें भी, ताकि जब चारों सर्वर कभी भी कोई डेटा मांगे तो किसी से नहीं मांग सके। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारी नई प्रॉब्लम क्या आएगी? रीड वाली तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मुझे मूवी चाहिए, लेकिन राइट वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे तुम? कि कोई आ रहा है कि वो कह रहा है कि भैया मुझे ये मूवी को यहाँ पे स्टोर कराना है। अब तुम उन 3 डेटाबेस में से किसके अंदर वो स्टोर कराओगे? अगर तुमने मान लो इसके अंदर करा दिया, इन दोनों के पास तो है नहीं। अब फ्यूचर में मान लो किसी ने रिक्वेस्ट भेज दी इस वाले दूसरे वाले डेटाबेस को कि मुझे मूवी दे, उसके बाद थी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव। जो मास्टर होता है डेटाबेस, सर नाम है मास्टर, उसमें हमेशा राइट परफॉर्म होंगे। बिल्कुल, ठीक है। रीड आप मल्टीपल लोगों से कर सकते हैं, जब भी आप राइट करोगे आप इस मास्टर वाले से करोगे। अब ये मास्टर वाला क्या करेगा कि जैसे ही इसके पास कोई डेटा आता है, ये भैया बाकी वो बोलते हैं मेरे पास डेटा आ चुका है, इनको भी वो मेरे से सिंक कर लो, डेटा ले लो। तो जब भी आपको डेटा को राइट करना है तो आपको इस मास्टर वाले से ही करना पड़ेगा, और जब आपको रीड करना है तो आप ये जो बाकी के अगल बगल वाले हैं इनसे आप रीड कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि ये उनके साथ सिंकअप कर लेगा। बिल्कुल। अब हाँ, यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कई बार हम मास्टर के ऊपर भी रीड करते हैं, पर अभी हम उसके ऊपर उतना टेक्निकल नहीं जा रहे हैं। अभी आपको बस इतना सिंपल समझ रहे हैं, हाँ, मोटा मोटा। तो हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि यार एक ही डेटाबेस पे हमारा लोड नहीं पड़ेगा, एक मास्टर रहेगा, उस पे हम सारे राइट परफॉर्म करेंगे, और स्लेव्स बहुत सारे होंगे, उस पे हम रीड परफॉर्म कर लेंगे। और हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रीड्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ राइट से। सही बात है। जैसे अभी अगर तुम इंस्टाग्राम भी चलाते होगे तो तुम ज्यादा क्या करते हो, तुम कंटेंट क्रिएट करते हो या कंटेंट कंज्यूम करते हो? बताओ। तुम 1000 बच्चे होंगे तो 800 बच्चे तो भैया वही करते हैं, रील देखते हैं, ठीक है। 5% होंगे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, और बाकी जो 15% वो कमेंट, लाइक वगैरह, जो कंटेंट क्रिएट भी करते हैं ना, वो भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और कम क्रिएट करते हैं। वही। तो हमेशा आप ऐसा समझो, मिनिमम भी 10:1 का रेशियो तो मेंटेन होगा कि हर 10 रीड ऑपरेशन पे बस एक ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। तो हमारे डेटाबेस को ना ज्यादा राइट से प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम है रीड से। इतने ज्यादा लोग डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने स्लेव्स बढ़ाए, मास्टर एक ही रखा। अगर उसका उल्टा होता तो ऐसा होता कि मास्टर से रीड होता, स्लेव से राइट होता, पर ऐसा है नहीं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि रीड ज्यादा हो रहे थे, तो हमने स्लेव्स बढ़ा दिए। तो हमने ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पर ना अब एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा अगर एक ही डेटाबेस है, ठीक है, उसमें मिलियंस ऑफ रोज चली गई है, ठीक है, और उसमें नई रोज आई जा रही है। एक तो ये प्रॉब्लम, अगर मेरा मास्टर ही फेल हो गया तो ठीक है, मेरे सारे राइट्स गए, ठीक है। अब मेरे को किसी स्लेव को मास्टर बनाना पड़ेगा, वो अलग है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को छोड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरा डेटाबेस में रोज इतनी सारी बढ़ गई है ना कि सारी राइट्स ऑपरेशन उसी पे जा रहे हैं, उस पे लोड अभी भी राइट पे बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं मास्टर को डिवाइड कर दूं, अगर मान लो मेरे पास 1000 यूजर हैं, तो 500 यूजर एक मास्टर हैंडल करे, 500 यूजर दूसरा मास्टर हैंडल करे। अच्छा। और हर बार जब भी एक रिक्वेस्ट आए ना, रीड की रिक्वेस्ट या मान लो राइट की रिक्वेस्ट, तो उसे पहले ही पता हो उसे कौन से मास्टर में जाके राइट करना है, तो कितना मजा आ जाएगा। मतलब अभी तक जो मैं कर रहा था वो रेप्लिकेशन कर रहा था, डेटा को रेप्लिकेट करते रहो। अभी तक की शायद तुम्हें प्रॉब्लम स्टूडेंट समझ आ गई। हमारे पास 3 डेटाबेस है, तीनों में सेम डेटा प्रेजेंट था। बिल्कुल, इसमें भी सेम डेटा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब दिक्कत क्या आएगी, जब डेटा आया जा रहा है, मैं स्टोर कराया जा रहा हूँ, तो सिंगल मशीन की तो लिमिट होगी, कितने डेटा स्टोर करेगा। तीनों की तीनों का अगर मैं बात करूँ, कितने डेटा करा लेंगे, तो वहां पे मुझे क्या चाहिए होगा,
कि भैया मेरे को अब एक जो मास्टर था अब मल्टीपल मास्टर चाहिए होंगे कि आधा डेटा मैं इसमें डाल दूं और आधा डेटा इसमें डाल दूं, वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। तो अभी तक जो अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब हम रेप्लिका क्रिएट करते हैं? इसको हम पार्टीशनिंग या शार्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक जैसे हम रेप्लिकेशन कर रहे थे, रेप्लिकेशन मतलब सेम डेटा को कॉपी पेस्ट मल्टीपल, हम बस लोड हैंडल करना चाहते थे, पर अब स्टोरेज की भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना यार। हाँ। तो उसको हैंडल करने के लिए हमने बोला हम डेटा को पार्टीशन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि भाई 1000 यूजर है ना, 500 का एक डेटाबेस में मिलेगा, 500 का दूसरा डेटाबेस में मिलेगा। तो मैंने कहा हम पार्टीशन भी तो कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया डेटाबेस शार्डिंग का। अच्छा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोड बैलेंसर लगता है क्या, कौन सा मास्टर पे जाना है? यहाँ पे लोड बैलेंसर नहीं लगता, यहाँ पे आपके बेसिकली अगर आप बहुत ही फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से सोचो, मैं आपको बोलूं एक यूजर है, मैं इसे किस डेटा बेस पे भेजूं, कौन से डेटा सेंटर, मतलब सेंटर नहीं, डेटा बेस पे भेजूं, तो आपका फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल क्या कहेगा, कोई एल्गोरिथम लिख दो कि कुछ यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ जाए, कुछ यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ जाए, लोड बैलेंसर की तरह। मतलब वो सर्वर पे हैंडल हो जाएगा। हाँ, सर्वर पे हैंडल हो जाएगा। अपना कोड लिख दो, तुम्हें कहां कैसे हाँ, हैंडल करना है। मतलब एकदम प्रिमिटिव टाइप पे आपको याद आता है मॉड्यूलेशन ऑपरेशन, याद है कि भाई मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी आएगी, उस पे मॉड लगाऊंगा 2 का, क्योंकि मेरे पास 2 है, 2 पार्टीशन है, मॉड 2, अगर 0 आता है तो इस पे जा, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो इस पे जा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर इसकी पता दिक्कत ये है कि एक बार तुम्हारे दोनों डेटा जब भरने लग गए और तुम्हें तीसरा इंट्रोड्यूस करना था, तो तुम्हारी डेटा मूवमेंट कितनी होगी, क्योंकि देखो मॉड ऑपरेशन क्या करता है, अभी तक मॉड 2 चल रहा था, अब अचानक से तुम्हारा एल्गोरिथम मॉड 3 पे चला गया। मॉड 3 की वजह से क्या हुआ, जो ऑलरेडी उसमें डेटा पड़े थे ना, उनको भी तुम्हें माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार जब कोई यूजर रीड करने आएगा, उसको तो तुम डेटा 3 पे भेज दोगे, डेटाबेस 3 पे, पर उसका डेटा तो 2 पे पड़ा था, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मॉड ना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उसमें डेटा मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा डेटा मूवमेंट क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पे इनके लिए ज्यादा हार्ड तो नहीं हो जाएगा जो आज हम बात कर रहे हैं। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। अभी हमने थोड़ा डेटा मूविंग, और अभी तक मुझे बता, आपके इस दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके गुरुजी से पूछता रहता हूँ, ठीक है। अभी ये ज्यादा हो जाएगा इनके लिए, मुझे लग रहा है ना, ओरली वाला। तो गुरुजी अभी जो, अगर मैं रियल लाइफ इंडस्ट्री की बात करूँ, वहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने थोड़ा बहुत लोड बैलेंस सब डिस्कस कर लिया, हमने थोड़ा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डिस्कस कर लिया, थोड़ा वर्टिकल कर लिया, और थोड़ा हमने डेटाबेस की शार्डिंग और पार्टीशनिंग वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल। अब इंडस्ट्री में इनका कितना यूज केस है, थोड़ा अगर उसके ऊपर हम फोकस करें। देखो आजकल ना इंडस्ट्री पे ये जो हमने स्केलिंग वाला डिस्कस किया, ये ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा। इसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। तो जो भी हम सर्वर लेते हैं ना, जैसे कि Amazon का हमने मान लो AWS सर्वर ले लिया, अच्छा, तो उसमें क्या होता है, सर्वर ले लेगा मतलब खरीदने जाता हो क्या वहीं? मतलब एक्चुअली आपने क्या किया, आप नहीं चाहते ना खुद से सब कुछ मैनेज करना कि लोड बैलेंसर भी हमारा हो, सर्वर भी हमारे हो, तो हमने AWS को पूरा का पूरा पैसे दे दिए कि भाई हमारे लोड आएंगे, हमने एक अपना कोड तेरे पे डिप्लॉय करा हुआ है, तेरे सर्वर पे, तेरा लोड बैलेंसर है, तेरे सर्वर है। मतलब हमने उनके जो कंप्यूटर है उनको हमने वर्चुअली खरीद रखा है या रेंट कर रखा है? रेंट पे, अच्छा वर्ड है, खरीदना तो बेकार वर्ड है, हमने उनको रेंट कर रखा है कि भैया हम तुम्हें हर महीने का पैसा देंगे। और अमेज़न ने वो उन डिवाइसेस को लगा रखा है। हाँ, उन्होंने खरीद के अपने बहुत सारे डिवाइसेस अपने सर्वर्स रखे हुए हैं अपने पास, उनको मैं रेंट कर सकता हूं, पेमेंट हाँ, वगैरह उनको तुम रेंट कर सकते हो। Okay. तो अब ना ऑटो स्केलिंग ये होता है कि Amazon आपको AWS या कोई भी आपको जो भी थर्ड पार्टी है वो आपको कहता है कौन सी है ऐसी सर्विसेज। मेन तो जैसे हमारा अभी आजकल AWS ही चल रहा है। हाँ। उसके अलावा आपका फ्री में बहुत सारे अवेलेबल जिसमें हम अपना कोड डिप्लॉय करते हैं। एक तो वो है रेलवे है, रेल नहीं क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया, रेंडरर है। अच्छा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें अपना कोड, अगर आप बहुत ही बेसिक में जाओगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, प्राइसिंग में जाओगे तो लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं। ठीक है, मेन तो आजकल AWS ही चलता है, सबको पता है। थोड़ा बहुत गूगल क्लाउड भी, थोड़ा गूगल क्लाउड चल जाता है, फायरबेस चल जाता है वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें इसकी कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है, तो ऑटो स्केलिंग Amazon आपसे प्रॉमिस करता है कि अगर आपका लोड बढ़ा, मैं अपने आप एक सर्वर बढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। तो अगर आपके पास अभी 1000 आ रहे थे, 2000 रिक्वेस्ट आएगी, मैं सर्वर बढ़ा दूंगा, और आएंगे मैं सर्वर बढ़ा दूंगा। कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, कॉस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये हमें खुद सेट करनी पड़ती है या फिर? हाँ, ये हमें बताना पड़ेगा कि हमें ऑटो स्केलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। और इसमें डी स्केलिंग भी होती है। अगर आपकी रिक्वेस्ट कम हो गई, आप क्यों चाहते हो आप 4 सर्वर का पैसा देते रहो, तो वो सर्वर को कम भी कर देगा। तो ये अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये प्रॉब्लम है लोड की। बेसिकली आपके डेटाबेस पे बहुत लोड पड़ता है। जो हमने अभी पार्टीशनिंग की बात की ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सोच के देखो, अभी अगर इनसे मैं अगर एक प्रॉब्लम डिस्कस करूं जो अभी हमने भी कुछ दिन पहले फेस करी थी। मान लो मेरे पास कोई डिवाइस है और अब मैंने ऑटो स्केलिंग ऑन कर रखी है कि जैसे जैसे कोई रिक्वेस्ट आती जाएगी आपको उसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, ठीक है, डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन मान लो अभी 2 GB है तो 4 GB या फिर आप हॉरिजॉन्टल करना वो करना। बॉट अटैक आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं। बिल्कुल, अब पता नहीं चलता कि ये बॉट अटैक है या फिर रियल यूजर है। अब होता है, बिल्कुल होता है। अब मान लो किसी ने बॉट अटैक मार दिया, 4-5 मिलियन की रिक्वेस्ट मार दी किसी ने,
अमेजोन का वो तो सोचेगा भैया रियल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल वो स्केल कर देगा, बिल्कुल स्केल करेगा, पैसे ये तो मुझे देने। बिल्कुल, और स्केल करता रहेगा हाँ। जब तक रिक्वेस्ट आती रहेगी, और आपका मतलब कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा सोचो। तो यहाँ पे ना हमने सोचा कि हम सारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते, हर रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे हिट ही नहीं होनी चाहिए। तो हम ना ऐसा करें कुछ कि हम एक कंडीशन लगा दें कि इससे ऊपर अगर रिक्वेस्ट आएगी तो उसे डिस्कार्ड कर दो। अच्छा। और यहाँ पे कंसेप्ट आता है रेट लिमिटिंग का। अच्छा। रेट लिमिटिंग क्या हुआ भाई, मैंने बोला कि मेरा जो एपीआई है ना, ये मिनट की 10 कॉल ले सकता है, इससे ऊपर अगर कॉल आ रही है तो मैं बोलूंगा नहीं भाई वापस जा, रेट लिमिट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ये पर्टिकुलर यूजर के लिए या फिर ये कई लेवल पे होता है। एक तो सपोज करो एपीआई लेवल पे होता है, मैंने कहा इस एपीआई पे 1 सेकंड की मैक्सिमम 2 कॉल आ सकती है। एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल है, 1 सेकंड में चलो 10 कॉल आ सकती है। तो दुनिया में हजारों यूजर अगर बैठे हैं, उन्होंने सबको टोटल मिला के 10 कॉल से ज्यादा भेज दी तो मैं उन हर यूजर की रेट लिमिट कर दूंगा कि भाई रिक्वेस्ट लिमिट हिट हो गई है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं यूजर लेवल पे कर दूं, तेरी यूजर आईडी के बेसिस पे या तेरे आईपी के बेसिस पे कर दूं। तू कोई रिक्वेस्ट भेज रहा होगा तो उसका कोई आईपी एड्रेस होगा, जहां से तू रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो मैंने उसको उस आईपी को रेट लिमिट कर दिया कि भाई तूने 1 सेकंड के अंदर 5 रिक्वेस्ट से ज्यादा भेज दी, इससे ज्यादा तो नहीं भेज सकता। तो टू मैनी रिक्वेस्ट करके एक मैंने एक एरर थ्रो कर दिया, 429 टू मैनी रिक्वेस्ट होता है एरर कोड। अगर मैंने रिक्वेस्ट थ्रो किया, इसका मतलब मैंने आपको बोला है कि आपने जरूरत से ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट भेज दी है, अब आप 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद रीट्राई करना। इससे मैंने अपने डॉस अटैक बचा लिया या कोई भी अटैक बचा लिया, बॉट्स अटैक, क्योंकि मैंने उनके स्टार्टिंग की रिक्वेस्ट एंटरटेन कर ली, उसके बाद सारी उनको डिस्कार्ड कर दिया ताकि मेरे सर्वर पे लोड ना बढ़ जाए, बेमतलब के सर्वर से लोड बनने से मेरी ऑटो स्केलिंग ना हो जाए। तो एक ये तरीका है। अब रेट लिमिटर के भी तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर रेट लिमिटर भी कोड है बिल्कुल, उसको भी रन करने के लिए देखो ऐसे ही सोचा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको रेट लिमिटर के पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक चीज खरीद रहे हो, एक कोड खरीद रहे हो ना, जो आपका कुछ काम कर रहा है उसका भी कुछ एल्गोरिथम लगेगा, तो बिल्कुल देने पड़ेंगे। बट आप सोचो रेट लिमिटिंग के पैसे देके आपने अपनी सर्वर की कॉस्ट कितनी बचा ली, क्योंकि अगर आप इसका पैसा नहीं देते ना, आपकी सर्वर की कॉस्ट आसमान छू जाती, क्योंकि आप सोचो कितने मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे हिट हुई है। इनफैक्ट अभी हमारे साथ भी ये हुआ था, राइट, हमारे कोडर आर्मी पे भी काफी सारी रिक्वेस्ट हिट हुई थी, पर हमारे पास क्योंकि रेट लिमिटर था तो रिक्वेस्ट ब्लॉक भी हो गई। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि हम कैसे सोचते हैं कि हमारे चार्जेस अगर हम यहाँ थोड़ा सा उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कितना चार्जेस फ्यूचर में बचा पा रहे हैं। और यही तो रियल लाइफ सिनेरियो भी होता है। हम गाड़ी खरीदते हैं ताकि हमारा रोज का आना जाना कम हो जाए, मतलब हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करना पड़े, हमारा बेसिकली काम कम हो जाए, टेंशन कम हो जाए। सेम वही हमने रेट लिमिटर खरीदा ताकि हमारे सर्वर पे लोड कम हो जाए, हमें कल को ऐसी कोई दिक्कत, चलो कॉस्ट एक दूसरी दिक्कत है, ठीक है, प्राइमरी दिक्कत मुझे लगता है कॉस्ट है ही नहीं। प्राइमरी दिक्कत है कि जो यूजर, असली यूजर आपकी वेबसाइट चलाना चाहेंगे, उनको उस टाइम पे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक कर रखा होगा सारे बॉट्स ने आपकी वेबसाइट को। तो जो आपका मॉनेटरी लॉस है वो बहुत होगा। अगर मान लो आप अपनी वेबसाइट पे कोर्स सेल करते हो, या नेटफ्लिक्स है मान लो जिसपे लोग आके मूवीज देखते हैं, अगर नेटफ्लिक्स पे एक बॉट अटैक हो गया और नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए ही नहीं चल रहा, तो कल को यूजर उसका प्रीमियम खरीदेगा ही नहीं। तो बेसिकली उसका बिजनेस लॉस बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है जो हम एक बार के लिए अगर उसकी कॉस्ट हटा भी दें कि सर्वर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको बचाने के लिए रेट लिमिटिंग बहुत हेल्प होती है, बहुत हेल्प करता है इनफैक्ट। अब देखो एक चीज होती है जो हम सिस्टम डिजाइन में बात करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक सॉफ्टवेयर का आता है, एक फिजिक्स का आता है, एक आता है अपना इकोनॉमिक्स का। हाँ, कि जब भी तुम्हें इन चीज़ों को हैंडल करना होता है कि भैया तुम कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर लिख दोगे, अगर तुम्हें यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें हार्डवेयर वगैरह चाहिए होंगे। अब हर एक हार्डवेयर की अपनी लिमिट होती है, बैंडविड्थ होती है, कितना डेटा वो भेज सकता है, कितना वो रिसीव कर सकता है। तीसरा फैक्टर हो जाता है इकोनॉमिक्स का कि भैया जितना तुमने ये इन्वेस्ट किया है सॉफ्टवेयर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, इसके पैसे कौन देगा, है ना, क्या वो वर्थ इट भी है, ये नहीं है। तो कभी एक आदमी ने बहुत अच्छे मुझे पूछते हैं भैया परफेक्ट सिस्टम डिजाइन हम कैसे क्रिएट करें। देखो परफेक्ट नाम की कुछ भी चीज नहीं होती, परफेक्ट तो क्रिएट हो ही नहीं सकता, हर चीज ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब कि भैया तुम्हें ये नहीं कर, तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो। कल को मैं बोलूँ तुम्हें कोई वेबसाइट खोलनी है, तुम्हारा मेन गोल क्या है उस वेबसाइट को खोलने का, मे बी तुम्हें फेमस होना है, बट फेमस हो गए तुम पैसे नहीं कमा रहे। मेन गोल सबका ये है ना कि भैया मैं पैसे कमाऊं, तो इसी को हम ट्रेड ऑफ कहते हैं कि भैया मैं इतनी सारे लोगों को कैसे हैंडल करूं कि मेरा प्रॉफिट भी निकल पाए। शायद तुम्हें कुछ चीज़ों को वहाँ पे बहुत बेस्ट यूज़ ना करना पड़े, बहुत बेस्ट तुम हार्डवेयर यूज़ नहीं करोगे, थोड़ा तुम कम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अपना कॉस्टिंग भी तो निकालनी है। बिल्कुल, मेन गेम उसी का है। तुम सिर्फ इस पे नहीं खेल सकते कि मैं दुनिया को सबसे बेस्ट सर्विस दूंगा, हर चीज में बेस्ट लगा देता हूँ, ये भी बेस्ट, वो भी बेस्ट। इससे पता मुझे याद आता है कि जैसे कोई बात करता है ना कि मुझे बेस्ट कैश पता कौन सी है, हाँ, बेस्ट डेटाबेस पता कौन सा है, हाँ, कि मैं सब कुछ बेस्ट लगा के दूं और मेरा काम बन जाए, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि आपको कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, जो भी हमने बात की इकोनॉमिक्स की, कि आपकी जो आखिरकार जो आपका कैलकुलेशन बैठ रही है, जो प्रॉफिट, जो बेसिकली कॉस्ट बैठ रही है, वो उसको जस्टिफाई भी तो करे जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप
अपने सर्वर पे ही सब कुछ कॉस्ट लगा दोगे और आप उतना बिजनेस ही नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस क्या है कि आपकी वेबसाइट की कॉस्ट ओवरटेक कर गई आपकी बिजनेस के प्रॉफिट से। तो ये मतलब जैसे हमने बात की ना, सॉफ्टवेयर में ना बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स आकर के जब इंटरेक्ट करती हैं, तो उसका ट्रेड ऑफ आपको लेना ही पड़ता है। ये तो हम डीएसए में भी लेते हैं यार, बेसिक से बेसिक अगर आप एक एल्गोरिथम लिख रहे हो, और मैं कह रहा हूँ बेस्ट एल्गोरिथम क्या है, पर बेस्ट एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टाइम या फिर इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ये हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट कुछ नहीं होता। कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता जो ऑर्डर ऑफ 1 में चल जाए और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस ले ले, हर चीज बेस्ट है, नहीं होता ऐसा। ऐसा तो कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ट्रेड ऑफ के बारे में। इवन जब हमने कोडर आर्मी पे एआई को भी इंटीग्रेट कराया था, वहाँ पे हमने बहुत सारी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करी है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेटर हमने किया है। मैं कुछ वीडियो की मैं आपको बताऊंगा कि हमने करा क्या, और काफी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन दिखोगे जैसे लीड कोड वगैरह, उन्होंने भी वो इंप्लीमेंट नहीं किया, जिससे उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। मे भी वो कर लें हमारी वीडियो के बाद। इस पे याद है हमारे पे भी कई सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, और जिनको नहीं पता, हमने कोडर आर्मी जो हमारी फ्री वेबसाइट है, उसपे हमने एआई को इंटीग्रेट किया, पर हमने कहा यूजर को कि आप अपनी एपीआई की डालो और बात कर लो। हमने क्यों खुद से नहीं दिया? हाँ सही बात है, क्यों नहीं दिया? इसका मेन रीजन ये था कि वो फ्री वेबसाइट है, हम उससे कोई पैसा नहीं कमाते। जो भी हमारा यूट्यूब पे कोर्स अवेलेबल है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। हमने उसमें आर्टिकल्स फ्री में डालने वाले हैं, उसमें सब कुछ फ्री में पड़ा है, आप उसमें कोड भी लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। तो हमने सोचा कि अगर हम एपीआई को इंटीग्रेट कर देंगे, एआई को इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसकी कॉस्टिंग हमें देनी पड़ेगी अपनी एपीआई की अगर हम डाल देंगे तो हमने कहा काम करो, आप अपनी एपीआई की लाओ, उसको पेस्ट करो, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, हम उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके आपको आंसर अच्छा दे देंगे, पर एपीआई की आप अपनी यूज करो। ये हमने ट्रेड ऑफ लिया। वरना अगर हम अपनी एपीआई यूज करते फिर लोग वो करते हैं, अब्यूज करते हैं। स्ट्राइक्स में हमने अपनी यूज किया। हाँ, स्ट्राइक वाले प्लेटफॉर्म में अपनी क्योंकि वो पेड यूजर हैं, फ्री यूजर को हम उतना नहीं दे सकते। इवन जब बहुत बच्चे ने उसमें भी बवाल किया था, जब हमने वो करा था कि लॉग इन विद गूगल, वो आपसे आपकी बहुत सारी वो मांग रहा था कि भैया मुझे ये भी दो, ये सारी एक्सेस दो, आपकी एडिट एक्सेस मांग रहा था, बहुत सारी एक्सेस मांग रहा था। क्योंकि आप सोचो ना, अगर हम ये खुद से सब कुछ बनाते कि यार हम सारे एक्सेस कंट्रोल करते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाइक्स वगैरह कंट्रोल करते हैं, तो एक तो हम यूट्यूब से सिंक नहीं कर पाते, दूसरी चीज अगर हम सब कुछ ही खुद का बनाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग कहाँ चली जाएगी? हर चीज अभी भी आप देखो ना, हम अपनी वेबसाइट पे जो कोर्सेज डालते हैं वो एक थर्ड पार्टी पे होस्ट करते हैं। हम खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना लेते? कैसा नहीं, हमें बनाना नहीं आता, हम अभी भी खुद का प्लेटफॉर्म इजीली बना सकते हैं, बट हर चीज ये नहीं होती कि आपको बनाना आता ही नहीं आता, ये होती है कि बना के फायदा है या नहीं फायदा, राइट? तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि कल को हमने अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया, पर क्या हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? उसके लिए इंजीनियर लगेंगे, ऑन कॉल लगेगा, रात को बंदे को बैठना पड़ेगा, कुछ फटा उसको देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने बना रखा है, जो उसको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सीधा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो जो YouTube वाला था, जब हमने आपसे कहा था कि हमें उसका एक्सेस दो, उसका सिंपल रीजन ये था कि हम आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे आओ, यहीं से आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वहीं से नोट्स भी आप देख सकते हो, सब कुछ है। अब वो करने के लिए वो एक्सेस चाहिए थी, उससे ये नहीं कि हम आपका डेटा को हैक कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे भाई। आपका YouTube अकाउंट का हम क्या ही करेंगे? बिल्कुल है ना, वो तो आप नया फेक अकाउंट बना के डाल दो भाई। तो ये ट्रेड ऑफ आपको लेने पड़ते हैं, वरना हमें क्या होता कि अगर हम अपने एंड पे बनाते, या तो हमें खुद के किसी प्लेटफॉर्म में वो वीडियो डालनी पड़ती, फिर हम आपको वहाँ पे दिखाते। अगर हम अपने प्लेटफॉर्म में वीडियो को डालेंगे, अब फ्री यूजर को दिखा रहे हैं, पैसा कौन देगा उसका भाई? बिल्कुल। अभी देखो, बहुत बच्चों को महसूस नहीं होता कि यार ये YouTube ना पैसे क्यों लेता है, हमें ऐड क्यों दिखा रहा है, हमको एहसान लगता है। सच में हमको एहसान ही लगता है। तुम सोचो, जो YouTube है वो इतनी सारी वीडियोस को स्टोर करा रहा है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भैया तुम मेरा 1 TB का डेटा अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखो, 5 साल तक रखोगे तुम, तुम्हारा कुछ काम का ही नहीं होगा, तुम क्यों रखोगे? तो YouTube क्यों रखेगा? YouTube कहाँ से पैसे कमाएगा? एड से तो कमाएगा पैसे। तो ये ट्रेड ऑफ हमें देखने पड़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं भैया लाइव स्ट्रीम यूट्यूब में, बहुत कहते हैं भैया सुपर चैट नहीं देनी चाहिए यूट्यूब पे, यूट्यूब अपना कमीशन ले लेता है। हाँ ले लेता है, पर लेना भाई, लाइव स्ट्रीम को इतना हैंडल कर रहा है, इस स्केल पे हैंडल कर रहा है, आपको स्केल पे आर्किटेक्चर ला करके दे रहा है। हाँ, एज अ इंजीनियर तुम्हारी ना ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि भैया कॉस्ट बचानी है, सॉरी कि ये बेकार है, ये बेकार है। तुम्हें बिहाइंड द सीन पता है। अगर कोई नॉन टेक वाला बंदा बोले ये बात, उसके बाद हम यकीन नहीं माने, लेकिन जो टेक वाला बंदा है अगर वो ऐसी बातें करता है कि भैया क्यों करना है इसको इस्तेमाल, मैं तो एहसान कर रहा हूँ यूट्यूब को इस्तेमाल करके, नहीं ये नहीं भाई। पता है, इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम डिजाइन एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि आप सिर्फ एल्गोरिथम नहीं सॉल्व कर रहे हो, वो तो आप कर ही रहे हो, मतलब आप कुछ बिल्ड तो कर ही रहे हो, पर आपको साथ साथ ये भी देखना है इस बिल्ड करने से मेरी कॉस्टिंग पे कितना फायदा होगा, है ना, या फिर क्या मैं इतने सारे यूजर को हैंडल कर रहा हूँ, उसका मतलब एक तो मैं इनको अच्छा आउटपुट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो आप बहुत सारी चीजें ना एक साथ सोच रहे होते हो। और जब आप, जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में वापस चले जाएं कि आप अपने प्रोजेक्ट में सिस्टम डिजाइन डालो, तो यहाँ से मुझे लगता है आपको बहुत मोटिवेशन तो मिला होगा कि डालने का कितना फायदा है। आपको एक तो नॉलेज मिलती है, दूसरा आपको समझ आता है कि थर्ड पार्टी एप्स को यूज करना या थर्ड पार्टी सर्वर आर्किटेक्चर को यूज करने का कितना फायदा होता है। आप हर चीज
खुद की बिल्ड नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। आप कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट, बट हर चीज खुद को बिल्ड करके आप प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगेन आपको, अगर आप एक इंटरव्यू में या फिर अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हो ना, तो सबसे पहला, जब भी कोई आर्किटेक्चर बनाने की बात होती है तो सबसे पहले कॉस्ट की बात की जाती है। कोई इसकी बात नहीं करता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, हम जावा यूज करेंगे या C++ यूज करेंगे, कोई इसकी बात नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं भाई कॉस्टिंग की, कि हम ये पूरा डेवलप कर लेंगे, कॉस्टिंग क्या बैठेगी, क्योंकि हमें तो देखना है ना, हम एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उससे हमें फायदा होना चाहिए ना कि नुकसान। तो यार अभी से अपना माइंड सेट बना लो कि जब भी मैं कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूँ तो उसके अगल बगल का ना, तुम अगर कॉस्टिंग तुमने कैलकुलेट कर ली, सोचो तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम उससे यही डिस्कशन कर रहे हो कि भैया मैंने ये बनाया, ऐसा इंप्लीमेंट करा और इससे हम ऐसे करके कॉस्ट बचा रहे हैं, तुम्हारा माइंड सेट ही अलग हो गया, तुम अलग ही गेम पे चले गए फिर वहाँ। बिल्कुल, तुम वहाँ कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, सोचो कितना बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, यूनिक। इंप्रेस हो जाएगा इंटरव्यूअर तुमसे। वही। इसे हम सिस्टम डिजाइन में कहते हैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, कि आपने कैलकुलेशन कर ली मोटी मोटी कि यार अगर मैं ये जो मैं बना रहा हूँ इसको मैंने इंप्लीमेंट किया तो इतने रिक्वेस्ट अगर हर रोज आते हैं तो इसकी ये कॉस्टिंग बैठेगी, इतना डेटा स्टोर हमें करना पड़ेगा। ओवर दी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स आपने उसको एक एस्टिमेट लाके दे दिया, चाहे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हर बार होता है। और उसमें तुम डाल सकते हो कि अगर मेरे यूजर इतने बढ़ गए उसके बाद मेरा अल्टरनेट प्लान क्या होगा, बैकअप प्लान क्या होगा, ठीक है, मैं कैसे स्केल करूंगा, वहाँ पे कितनी कॉस्ट आएगी, फिर हमें क्या क्या चीजें हम बचा सकते हैं। मतलब अगर तुमने उसको ऐसे सॉल्यूशन देना स्टार्ट करा ना, तुम सॉल्यूशन ओरिएंटेड में जा रहे हो। एक तुमने बिजनेस माइंड इंट्रोड्यूस कर दिया, एज अ कोडर भी माइंडसेट अपना इंट्रोड्यूस कर दिया, और अपने माइंड से ना ये निकाल दो कि ये डेवऑप्स का काम है, हमारा नहीं है। ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, डेवऑप्स कुछ नहीं होता, डेवलपर का काम भी डेवऑप्स का काम करना होता है, ठीक है। अब ठीक है, कई कंपनीज में आपको पता है डेवऑप्स अलग होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको वो चीज आनी नहीं चाहिए। हमारी कंपनी में DBA भी अलग था, ठीक है। DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो डेटाबेस संभालता था। तो अगर आपको कोई क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है, खासकर कोई राइट क्वेरी ना, तो हम खुद नहीं कर सकते थे, हम DBA को देते थे, वो इंप्लीमेंट करता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे SQL क्वेरी लिखनी नहीं आती, मैं DBA को बोलूंगा कि भाई मेरे को ना डेटा स्टोर करना है, कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको काम सारे आने चाहिए, ठीक है। कंपनी में ऑब्वियसली एक डेवलपर बहुत कुछ हैंडल नहीं करता, उसका काम बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, पर वो उस कंपनी में स्पेसिफिक है। कल को आप कहीं और जाओगे, आपको कोई और काम करना पड़ेगा, आप खुद का कोई स्टार्टअप करोगे या खुद का कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको काम सारे आने चाहिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आज की फील्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो भाई एक पर्टिकुलर काम एक ही फ्रेमवर्क में करता हूँ, दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं करता। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है मुझे लगता है। सही बात है। तो और क्या चल रहा गुरुजी बाकी पढ़ाई के अलावा? बच्चे ने यहाँ तक देख लिया, पता नहीं कितने बच्चे सर्वाइव करे होंगे। बहुत भाई, सही में जो बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं उनका फायदा तो हो रहा है ये सीरीज। देखो इस सीरीज में भी हम और एडवांस टॉपिक लेते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, एक इसी सिस्टम डिजाइन पे हम और आगे जाएंगे, ठीक है, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही हम डिस्कशन करते करते तुम्हें सब कुछ समझ आता रहेगा। बाकी क्या चल रहा है अभी नॉर्मल लाइफ में? बाकी तो यार सही चल रहा है। अभी हम जावा आगे पढ़ाने की कोशिश के लिए जावा प्लेलिस्ट बन रही है आप लोगों के लिए, थोड़े दिन में वो हो जाएगा। अभी 2-3 वीडियो बन गई हैं, पर अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे। दिक्कत तो ये है कि पहले हम 15-20 वीडियो का बैकअप रख रहे हैं अपने पास, ताकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से। और हमें अपना क्वालिटी नहीं खोनी है ना, सबसे बड़ी बात कि हम वैसे ही पढ़ाएं जावा जैसे आपने बाकी चीजें हमसे पढ़ी है, एकदम डेप्थ में जाके फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल को यूज करके। हमें भागना नहीं है, हर 10-10 मिनट में एक वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो नहीं करना हमें। मतलब रेस में नहीं पढ़ना कि उससे देखो हमारा भी मेंटल पीस जाएगा, आपका भी जाएगा, फिर आप हमें गालियां दोगे भैया कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस बार हम थोड़ा सा वैसे मेजरमेंट दे रहे हैं कि जो भी हो सही से जाए। बिल्कुल। और ये सीरीज अच्छा है यार, क्योंकि इसमें ना आप लोगों को कुछ समझने को भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, और नॉर्मल बातें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल ही ज्ञान ही दे दिया हमने और व्हाइट बोर्ड पे बैठ के कुछ सॉल्व ही कर दिया। हाँ, वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। एग्जैक्टली। मौसम तो बढ़िया हो रहा है आज तो कहाँ चले फिर आज घूमने? कहाँ चलना है? न्यू ईयर पे कहीं प्लान बनाते हैं पहले तो। ठीक है कहीं घूम के आते हैं। तुम लोग भी घूमो और पढ़ो और अपने आप को डेवलप करते जाओ टाइम टू टाइम। मुझे लगता है न्यू ईयर आने वाला, अब तो करना ही पड़ेगा भाई, अब तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अब तो वो लेना पड़ेगा आपको, एक हफ्ते का रिजोल्यूशन। हाँ, रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी बेस्ट टाइम है, कोर्स लॉन्च कर देते हैं, पेड कोर्स। जो से बच्चे भैया चलो अब तो पेड कोर्स पढ़ ही लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है ऑलरेडी वही चलेगा। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, रैप अप करते हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो भैया इस वीडियो को आप क्या करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सबसे बड़ी बात यार हमसे ना इंटरेक्ट करो। कमेंट करो आपको क्या सीखने को मिला, कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछो जो हमने अभी तक बात की, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, उसको पूछो, क्या पता हम वो नई वीडियो में ले लें। और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, कोई बच्चा उस क्वेश्चन को देख लेता, वो आंसर दे देगा। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा बढ़िया सा बनाते हैं अपना। देखो हमारा 2026 का गोल ये है कि इंडिया को एक टेक के उसमें सोचना सिखाना, वो थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड अप करना।
वो हमारा लक्ष्य होगा 2026 का। हाँ, दुनिया खत्म हो जाएगी उसका पता नहीं, पर हमारा है ये मकसद। जब होगी तब होगी, अभी तो मकसद यही है। चलो फिर दोस्तों, ओके, जय हिंद। जय हिंद।